नमस्कार, एडिटर चॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश के दमोह विधानसभा सीट पर जारी दंगल में किसका होगा मंगल, यह सवाल इस समय मध्य प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हर चुनाव को पूरी शिद्दत के साथ लड़ने वाली बीजेपी इस बार भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी है। प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस आगी राहुल लोधी को। वहीं राहुल लोधी जिन्होंने 2018 के टिकट पर शिकस्त दी थी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को, लेकिन अब जो पार्टी का आदेश हुआ है उस पार्टी के आदेश के तहत अनुशासित कार्यकर्ता की तरह जयंत मलैया चुनाव में काम करते और प्रचार करते नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच अब जो बात होगी वो देखी जाएगी, लेकिन राहुल का मुकाबला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे अजय टंडन के साथ है, जो पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। सुनिए जरा कि दमोह उपचुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं कमलनाथ और गोपाल भार्गव। प्रजातंत्र से खिलवाड़ मत करना, अपनी वर्दी की इज्जत करना। मैं शासकीय कर्मचारियों से कहता हूं कि जो आपने शपथ ली थी उस शपथ का सम्मान करें। आप किसी बात में मत आइएगा। सब याद रखें कि आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है। इसको मैं उपचुनाव नहीं मानता। जो आप अजय टंडन को वोट देंगे, याद रखिएगा आप कमलनाथ को वोट दे रहे हैं। कोई कश्मकश नहीं है, परिणाम स्पष्ट है, दीवार पे लिखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से दमोह विधानसभा का उपचुनाव जीतेगी। किसी प्रकार का संदेह, किसी प्रकार की सुबह किसी के मन में न इस क्षेत्र में न प्रदेश में रहना चाहिए। परिणाम देखने के बाद आप सभी लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि मैंने आज। तो दोनों तरफ जीत का दावा है। हालांकि इन सबके बीच बीजेपी टंडन की शिकायत लेकर चुनाव आयोग भी पहुंच गई है। बीजेपी का आरोप है कि टंडन नोट बांट रहे हैं। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि टंडन नोट नहीं बांट रहे हैं, बल्कि चुनाव के पर्चे बांट रहे हैं। और बीजेपी को तो हर चीज हर जगह नोट ही नजर आते हैं। तो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोपों के दौर में क्या स्थिति होगी, इसे देखना और समझना होगा। हम चर्चा करते हैं, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। आपको एक समीकरण और बताना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था पिछले विधानसभा चुनाव में। पिछले विधानसभा चुनाव में राहुल लोधी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और जब राहुल लोधी कांग्रेस के उम्मीदवार थे तो उनके नाम से 3-4 फॉर्म और खरीदे गए थे, वो भी राहुल के नाम से खरीदे गए थे। करीब 3700 वोट ऐसे हैं जो उन दूसरे राहुल नाम के प्रत्याशियों पे पड़े, और जीत का अंतर बहुत कम रहा। करीब 750 के आसपास जीत का अंतर रहा, और ये जीत का अंतर बस करीबी था। कुछ ऐसा ही घटनाक्रम अब इस उपचुनाव में भी देखने को आ रहा है। राहुल लोधी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, अजय टंडन कांग्रेस की तरफ से हैं, और कांग्रेस के उम्मीदवार, पहले जब राहुल लोधी कांग्रेस के उम्मीदवार थे तब उनके नाम मिलते जुलते नाम से कई लोगों के फॉर्म खरीदे गए थे, 3-4 लोगों के नामांकन फॉर्म खरीदे गए थे। इस बार भी अजय नाम से करीब 6 फॉर्म खरीदे गए हैं, जिनमें एक अजय टंडन और हैं, एक अजय हैं, एक अजय सिंह हैं, एक अजय कुमार हैं। करीब 6 ऐसे फॉर्म खरीदे गए हैं। ये इसलिए खरीदे गए हैं कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो चुनाव चिन्ह में तो आप नाम को लेकर वोट डाल सकते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ खेल यहां पर हो सकता है। विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। एक बार पंकज से हम उनके पास चलेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहता है ये दमोह विधानसभा उपचुनाव का समीकरण। पंकज, जरा बताएं, समझाएं क्या स्थिति है। पंकज हमारे साथ नहीं है, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको मैं एक बार समझाना चाहता हूं कि आखिर ये उपचुनाव क्या कहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, बाई इलेक्शन हुआ और 27 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ, सरकार बनी। सरकार बनने के बाद बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति में बीजेपी है। बीजेपी को कोई संकट नहीं है, लेकिन अगर ये एक सीट और आ जाती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व मजबूत होगा और ये संगठन और सत्ता ये कह सकते हैं कि अब हम कमजोर नहीं हैं।
कांग्रेस ये भले ही बताने की कोशिश कर रही हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, वो किसानों के साथ अन्याय कर रही है, सामाजिक सरोकार की योजनाएं बंद कर रही हैं, लेकिन क्या वाकई अगर ये जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी तो वो बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए हम सही थे, हम इसलिए सही थे कि कांग्रेस काम नहीं कर रही थी और जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं। ठीक वैसे ही हम उपचुनाव जीत कर आए हैं, देखिए एक चुनाव और जीत लिया है। शिव अनुराग पटेरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शिव अनुराग जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि क्या कहता है ये मध्य प्रदेश में दमोह उपचुनाव। शिव अनुराग जी, क्या मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है शिव अनुराग पटेरिया जी के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम उनके पास चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर इस विधानसभा के उपचुनाव का समीकरण क्या है, तब जबकि अपने नाराज हों, अपने निराश हों, अपने हताश हों और उन सब के बीच अगर ये चुनाव हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कैसी है। कैबिनेट के सदस्यों को लगाया गया है, संगठन के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और जिम्मेदारी कुछ ऐसी कि चाक चौबंद हो, कहीं से भी कोई लीकेज ना हो पाए। शिव अनुराग पटेरिया है, क्योंकि अगर ये उपचुनाव की सीट में कांग्रेस जीत गई, बीजेपी हार गई तो एक बड़ा झटका या सत्ता को भी लगेगा और संगठन को भी लगेगा। शिव अनुराग पटेरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शिव अनुराग पटेरिया साहब, क्या कहता है ये उपचुनाव? पंकज के पास चलते हैं। पंकज, उपचुनाव क्या कहता है ये? मनोज जी, ये उपचुनाव अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा, परंतु इस चुनाव में ये जब से जिस प्रकार से ये उपचुनाव मलैया परिवार के इर्द गिर्द घूम रहा था, जब से सिद्धार्थ मलैया ने अपना नाम वापस ले लिया और अब राहुल के साथ प्रचार करने में आ गए, उससे तस्वीर ये साफ होती नजर आ रही है कि भाजपा को इसमें जरूर मजबूती मिलेगी। नहीं, इसके अलावा बीजेपी का इंटरनल समीकरण क्या कहता है, बीजेपी का उपचुनाव क्या कहता है? क्योंकि अपने ही जब नाराज हों, अपने ही निराश हों, अपने ही हताश हों, मलैया, जयंत मलैया साथ में तो आ गए हैं, उनके बेटे साथ में तो खड़े दिखे, लेकिन क्या मन से साथ में हैं? मनोज जी, अगर इस पूरे चुनाव में ये देखा जाए तो भले ही सिद्धार्थ मलैया साथ में, पर उनके जो संगठन था, जो कार्यकर्ताओं की लंबी फौज हुआ करती थी, हम काफी समय से इनके चुनाव को अटेंड कर रहे हैं, पर वो कार्यकर्ताओं को उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। ये नहीं लग रहा कि वो राहुल लोधी को वो अपने में बीजेपी के जो कार्यकर्ता अब तक अपना नेता मान चुके हों। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, आपका करेंगे। सीधे चलते हैं शिव अनुराग पटेरिया के पास। अनुराग साहब, पंकज हमारे संवाददाता बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि राहुल लोधी को बीजेपी के कार्यकर्ता अपना रहे हों, लेकिन बीजेपी की एक अपनी रणनीति होती है, उसकी एक स्ट्रेटजी होती है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से सिंधिया समर्थक सारे के सारे विधायक जब बीजेपी में चले गए तो यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि बीजेपी के कार्यकर्ता इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, अपनाएंगे नहीं, लेकिन सत्ता और संगठन दोनों ने मिलकर एक संकेत दिया और अच्छी खासी विजय और अच्छी खासी जीत हुई। उस समय तो 27-28 सीटें थी, लेकिन यहां पर तो सिर्फ एक सीट है। मुझे लगता है कोई परेशानी आएगी नहीं यहाँ पे। आज तक जो सूचना है उसके मुताबिक राहुल लोधी को कोई परेशानी आने वाली नहीं है। सबसे बड़ी बात है ओबीसी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है वहां पर, और वो इलाका उमा भारती और प्रहलाद पटेल के सबूत वाला इलाका है, दोनों लोधी है। दूसरी एक जानकारी बिना नाम दिए कहता हूँ, कांग्रेस में भी जब उनको टिकट दिया गया था बभाजपा के बड़े नेता के कहने से दिया गया था, और इसको मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, इसको कोई इनकार भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है कि ये तो राहुल की घर वापसी जैसा है, वो चुनाव लौटते रहे हैं। सबसे बड़ी जाति होती है और जाति की बहुत बड़ी ताकत, कम से कम मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में से लेकर चंबल के आसपास तक का जो यूपी से लगा इलाका उसमें आज उभरती जा रही है। पार्टियां इसी कारण से इस पूरे इलाके में, बाकी जगह भी होता है, लेकिन इस पूरे इलाके में जातिगत समीकरणों के आधार पर ही प्रत्याशी उतारती हैं। जब जयंत मलैया के तेवर बागी थे
तब भी मैंने कई लोगों के साथ बातचीत में बड़ा साफ तरीके से कहा था कि स्थितियां इतनी नहीं बिगड़ेंगी कि जयंत मलैया एकदम बगावत कर दें, क्योंकि वो पेशे से व्यवसायी हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि सत्ता प्रतिष्ठान में जो अधिष्ठाता होता है, या राज्य में या केंद्र में, उससे टकराना मुसीबत वाला एक सबब होता है। और बड़े उद्योगपतियों को आप देख लीजिएगा, वो कभी टकराते नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है और मुझे लगता है इसका असर आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप ये मानते हैं कि वहां कोई परेशानी होगी नहीं? जयंत मलैया भले ही नाराजगी दिखा रहे हो, मन उनका दुखी हो कि कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक भविष्य संकट में आ चुका है, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट को कोई खतरा वहां होने वाला नहीं है। देखिए, इसमें पूरी सरकार मैदान में डटी होती है। सबसे बड़ी बात है कि अकेला प्रत्याशी नहीं होता, जिसकी सत्ता होती है उसके साथ प्रशासन भी होता है, इसकी छुपी हुई कोई बात नहीं है। जो ताकत में होता है उसके कहते हैं जहां बम वहां हम। और बाई इलेक्शन में सब कोई जानता है कि ये अंक गणित कुछ बिगाड़ेगा नहीं। जब कुछ बिगाड़ेगा नहीं तो फिर सरकार के खिलाफ वोट देने से क्या फायदा। वाकई ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा तो सरकार के खिलाफ जाने से क्या फायदा। और वैसे भी अगर एक सीट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सरकार को, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर बड़ी ऐसी स्थिति है यहाँ पर। शिव अनुराग साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, राहुल लोधी निश्चित तौर पर एक मजबूत उम्मीदवार हैं और आपने कहा कि जाति बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अजय टंडन कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अगर अजय टंडन की पृष्ठभूमि को देखा जाए, उनके प्रभाव को देखा जाए, तो वो कैसा आपको दिखाई देता है? क्या कांग्रेस ने वाकई ठीक कैंडिडेट उतारा है? देखिए, टंडन परिवार बहुत ही प्रभावशाली और पुराना परिवार है। इस परिवार ने सांसद दिए हैं, विधायक दिए हैं, कई प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं और एक ख्यातनाम परिवार है। लेकिन टंडन मध्य प्रदेश के ब्राह्मण नहीं है, सबसे बड़ी बात है। वो ब्राह्मण वोट उनको मिलता रहा हो। और जब जातियां पोलराइज होती हैं, अब तो ये हो गया है कि छत्तीसगढ़ में मंत्री वो बनेगा जो छत्तीसगढ़ का, मैं देशांतर कर रहा हूँ, कि मूल ब्राह्मण हो। अगर कोई राजस्थान का ब्राह्मण है तो वो नहीं बन पाएगा। बहुत दिक्कतें हैं। अब जातियों में कुल गोत्र तलाशे जाने लगे हैं। सबसे फिर मैं आपसे कहूंगा, बीजेपी ने ब्राह्मण नेताओं को तो काम पे लगाया हुआ है। वहां पे गोपाल भार्गव को लगाया, जिनकी काउंसिल से लगी हुई है। भूपेंद्र सिंह जो उस लगे हुए इलाके से ताकतवर एक मंत्री है, उनको सौंपा गया। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के सामने फिलवक्त कोई चुनौती बड़ी नहीं है, लेकिन राजनीति में क्या हो जाए कह नहीं सकते। दूसरा भी, कांग्रेस प्रत्याशी का कुछ पैसे बांटने का वीडियो वायरल किया गया है। कांग्रेस कहती नहीं हम तो चुनाव चिन्ह बांट रहे, सच क्या है भगवान जाने, लेकिन चीजें चल निकली हैं। फिर मैं कहूंगा, जहां सत्ता होती है बाई इलेक्शन में, वहां सत्ताधारी दल के लोग ज्यादा जीतते हैं। और पिछले दिनों जो 28 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए थे, उसमें 19 में बीजेपी ने जीत दर्ज करा के बात को साबित कर दिया है, जबकि वो पारंपरिक रूप से कांग्रेस के क्षेत्र हुआ करते थे। लोग भी जानते हैं जब सरकार बदल नहीं सकते हैं आप, तो फिर सरकार से बेबनाव क्यों किया जाए। अगर सरकार से बेबनाव करेंगे तो सरकार आपके इलाके में काम नहीं होने देगी। ये एक संकेत है, क्योंकि सरकार जिसकी होती है, जनप्रतिनिधि और जनता ये भी जानती है कि अगर वो प्रतिनिधि जीतता है तो उसके इलाके में काम हो सकते हो। अगर विपक्षी पार्टी का प्रतिनिधि जीतेगा तो इस इलाके में काम नहीं होंगे। सरकार उतना फंड, उतना खर्च और उतनी योजना उस इलाके में नहीं लेके आती है, क्योंकि जब बाई इलेक्शन हुए और बाई इलेक्शन में जो तमाम हजारों सैकड़ों करोड़ की घोषणाओं का जिक्र किया गया, घोषणा की गई, और आज भी वहां पर काम हो रहे हैं, प्रभाव वहां पर दिखा हुआ है। और ये जो प्रभाव है वो बताता है कि आखिर चीजें किस तरफ जा रही हैं। तमाम तरह की चर्चा है, क्योंकि प्रतिष्ठा का प्रश्न है। वाकई हम ये माने कि अगर शिव अनुराग जी, अगर इस सीट पर बीजेपी की जीत होती है तो भी एक संकेत दिल्ली तक जाएगा, और हार होती है तो भी एक संकेत दिल्ली तक जाएगा। बिल्कुल आपका कहना सही। देखिए, मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में नगरीय इकाई में चुनाव, 400-450 क्षेत्रों में चुनाव होना है। अगर बीजेपी जीतती है तो एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाएगा, और अगर हारती है तो भाजपा का जो विजय रथ है वो अवरोधित होगा, उसके सामने एक अवरोध पैदा हो जाएगा। तो मुझे लगता है बीजेपी, जब मैं ये समझ रहा हूँ, तो बीजेपी के जो कर्णधार हैं, देखिए ये बीजेपी बहुत अलग किस्म की बीजेपी हो गई पिछले 4-5 सालों में। अब वो बीजेपी नहीं है जिसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड मान लें। ये हर चीज को जीतना चाहते हैं और किसी भी तरह से, किसी भी ताकत के साथ जीतना चाहते हैं। बिल्कुल सही आकलन है कि ये वो बीजेपी नहीं है, और ये ठीक वो बीजेपी है जो प्राइवेट कंपनी की तरह काम करती है। और इसके जो प्रमुख हैं, चाहे वो संगठन प्रमुख हो, सरकार के प्रमुख हो, वो एक कंपनी के जो सीईओ काम करते हैं, जो P&L पर पूरा ध्यान रखते हैं कि प्रॉफिट कितना, लॉस कितना,
ठीक उसी तरह आजकल राजनीतिक पार्टी काम कर रही है। हमारे साथ राजेश सरोटिया जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सरोटिया साहब, जरा समझाएं कि ये चुनाव क्या कहता है, सरकार क्या कहती है, संगठन क्या करते हैं, और क्या वाकई मलैया साहब जो मन से निराश हैं वो मन से भी बीजेपी के साथ हैं? देखिए, वो कितने साथ हैं या नहीं है ये मुझे नहीं पता, और मुझे ये पता है कि जयंत मलैया के परिवार को भारतीय जनता पार्टी ने, अगर उन्होंने उनके साथ निभाया है तो उनको भी बहुत भरपूर जो है उनको वो मिला है, प्रतिसाद मिला है पार्टी में। चुनाव पूरा है तो ये तो सबको पता है कि भाजपा की सरकार जो है मन नहीं पाई थी, पर गाड़ी झटक गई थी 116 से अब बीजेपी के, और बाद में जैसे जैसे हालात बदले हैं और ये जो राहुल लोधी चुनाव लड़ रहे हैं, वो धर्मेंद्र लोधी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के थे और उमा भारती के इन्हें से आते थे, लेकिन वहाँ पर जयंत मलैया के कारण जो है वहाँ पर कोई स्कोप नहीं था तो वो कांग्रेस से लड़ गए। वहाँ पर बहुत सारे लोग, चंद्रभान सिंह लोधी थे वो भी लड़े, लोधी बहुत लीला का। अब यहाँ पर चुनाव की गणित सिर्फ इतना है, ये कांग्रेस भाजपा का नहीं है, ये चुनाव जो है वहाँ पर अब बनाने की जो कोशिश हो रही है कि लोधी बनाम आल, आपने जिस तरह से कहा गया अजय टंडन के नाम पर 6 पर्चे के नामांकन पर्चे खरीदे गए हैं भरने के लिए, तो यहाँ पर लोधी उम्मीदवार भी उतारे गए हैं ताकि इनमें लोधी वोट डिवीजन हो जाए, और ये कोशिश हो रही है दमोह में कि वहाँ पर जो है एंटी लोधी माहौल बना के पोलराइजेशन करके कांग्रेस को जिता दिया जाए। अब वो कितना कामयाब होता कितना नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो दीवार बन के बीच में खड़ा हो जाएगा इस तरह की दीवार बनाने की कोशिश। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जयंत मलैया ने अपने मंत्रित्व काल में बहुत अच्छा काम किया वहाँ पर दमोह में, और दमोह आज कह सकता हूँ कि बुंदेलखंड के मैंने सागर संभागीय मेरा जो गृह जिला है बेहतर जो है संभागीय मुख्यालय से भी बेहतर और सुंदर शहर के रूप में उसको विकसित किया जा चुका है, और इसकी बहुत पेट जयंत मलैया को जाती है, और इसी कारण जो जयंत मलैया को लेकर लोगों में सिंपैथी का माहौल है, क्योंकि जयंत मलैया पार्टी के घाटी कार्यकर्ता रहे हैं और वो इस तरह से कोई अपने ऊपर ये आरोप नहीं लगवाना पसंद करेंगे कि बेदरगार कर रहे हैं, क्योंकि इस सीट को जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए वहाँ पर ब्राह्मण कैंडिडेट जैसे ही आया तो भूपेंद्र सिंह जो मंत्री थे उनको बदल के वहाँ पर गोपाल भार्गव को मंत्री प्रभार सौंप दिया, क्योंकि उनके दमोह से लगा ही हुआ है उनका इलाका रैली वाला कोटा, तो 15-20 किलोमीटर का फासला है वहाँ से, तो जाहिर है मैंने दोनों की सीमाएं लगती हैं, तो गोपाल भार्गव का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा बनस्पति सिंह ठाकुर से, तो ये बात भी हमें नहीं भूलना चाहिए। फिर एक देखिए लोधी कैंडिडेट होने के कारण जो केंद्रीय मंत्री है प्रहलाद पटेल, वो भी सांसद हैं दमोह से, वो भी पूरा जोर लगाएंगे कि वो किस तरह जीते। उमा भारती जो है वो भी जोर लगाएंगे इनके लिए, क्योंकि लोधी अस्मिता का सवाल जो खड़ा होगा तो सारे लोग उससे जुटेंगे। तो अब लेकिन ये है कि अगर एक ही शर्त पे बीजेपी आ सकती है, एक ही कंडीशन में, या अगर वो लोधी बनाम आल अगर हो गया तब फिर शायद बीजेपी को मुश्किल होगी इससे निकलना, लेकिन बीजेपी ये माहौल बनने नहीं देगी, कांग्रेस एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। ये बड़ा सवाल है क्या, और ठीक भी आपने कहा कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल उसी इलाके से हैं और वो भी प्रयास करेंगे, उमा भारती भी अपना देखेंगी, लेकिन शिव अनुराग साहब हमने इस बीच देखा है कि उमा भारती के स्वार्थ कुछ ठीक नहीं दिखाई देते हैं। वो शराबबंदी की मांग करती हैं, वो सरकार के कामकाज पर थोड़ा सवाल उठा रही हैं, और राहुल लोधी का जहां तक जिक्र है वो उमा भारती के साथ रहे हैं, लेकिन जब मध्य प्रदेश में सरकार गिराने की बात हो रही थी तो उस वक्त खुद प्रहलाद पटेल ने फोन पर बात कराई थी राहुल लोधी की धर्मेंद्र प्रधान से, और उस वक्त ये तय हो चुका था कि राहुल लोधी भी आ रहे हैं। प्रद्युमन और राहुल दोनों की बात कराई गई थी कि अगर कम पड़ते हैं विधायक तो इनको भी ले लिया जाएगा। बाद में फिर जरूरत पड़ी नहीं तो इनको इंतजार करने के लिए कहा गया और प्रहलाद पटेल लेके आ गए, लेकिन प्रहलाद पटेल ने बात कराई, उस समय बीजेपी में लाने के लिए प्रयास किया। इस बात को लेकर कहीं उमा जी नाराज तो नहीं? देखिए, उमा भारती मुझे लगता है कि अपने इलाके यानी बुंदेलखंड को लेकर, अपनी जाति यानी लोधियों को लेकर हमेशा संवेदनशील रही हैं। प्रहलाद पटेल उनके निकटतम व्यक्तियों में से एक रहे हैं। आज भले ही उनके बीच में कोई दूरियां हुई हो, लेकिन आज भी मुझे लगता है वो निकटतम उनके साथी हैं। और इसका प्रमाण यह है कि उनके भाई यानी जालम सिंह को मंत्रिमंडल में स्थान दिलाने के लिए उमा भारती ने
काफी हद तक कोशिश की थी। और वो दिन या तारीख जो थी वो लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में उस दिन उमा भारती की एक पेशी थी और उस वक्त उनका एक जो चिट्ठी है वो वायरल हुई थी। तारीख मुझे याद नहीं लेकिन घटना मुझे याद है। सबसे बड़ी बात है उमा भारती ग्रेटर इंटरेस्ट में काम करती है, उनका जो गुस्सा नाक पे रहता है वो सिर्फ एक आपको संकेतात्मक होता है, वो प्रतीकात्मक होता है। वो बता देती है कि मैं देखिए अगर वो कुछ नहीं करेंगी तो आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेंगे। उमा भारती की ताकत ही ये है कि वो डिसेंट वॉइस हैं मध्य प्रदेश में और बड़ी ताकत के तौर पर है। आज आप उनको खारिज नहीं कर सकते, जैसे कांग्रेस में आप दिग्विजय सिंह को खारिज नहीं कर सकते, बाकी सारे लोग खारिज हो सकते हैं। उमा भारती के बिना मुझे लगता है या उनको नाराज करके कोई खेल आप जमा पाएंगे बुंदेलखंड में, मुझे लगता है वो बहुत आसान नहीं होगा। राजेश जी आप क्या मानते हैं, क्या जिस तरीके से मलैया जी शरीर से तो बीजेपी के साथ हैं, मन से पता नहीं, हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा परिणामों का, उमा जी की स्थिति क्या है, क्योंकि उनका भी संकेत महत्वपूर्ण है खासकर इस उपचुनाव में? नहीं, उमा भारती निश्चित रूप से काम करेगी, क्योंकि उमा भारती की पहचान एक बात लीडर की तो है, लेकिन उनका जो बेसिक उनका जो रहा है बुनियादी, वो यादव ब्राह्मण और लोधी ये काम मैंने LBS यादव ब्राह्मण लोधी BLY के समीकरण पर वो बुंदेलखंड में राजनीति करती आई है। और यही कार्ड उन्होंने विधानसभा चुनाव में जो 2003 में उनकी अगुवाई में हो रहा था उसको आगे रखकर चुनाव लड़ा था। तो उमा भारती जो है वो बाकी लोगों के साथ ही वो पूरी तरह से जुटेंगी, क्योंकि उमा भारती के पास तो इस समय होने को कुछ नहीं है लेकिन पाने को बहुत कुछ है, तो इसलिए वो निश्चित रूप से पार्टी की धारा के खिलाफ जानना नहीं चाहेंगे। ये बड़ा सवाल है कि खोने के लिए उनके पास बहुत कुछ है लेकिन बहुत कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। शिवरनाथ पटेरिया साहब, सबसे बड़ा सवाल है कि केंद्र में टिकट भी नहीं मिला लोकसभा का और केंद्र में मंत्री पद से वो आ नहीं पाई। ऐसे तमाम मंत्री हैं जो राज्यसभा के जरिए अभी भी कैबिनेट की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिनका बहुत ज्यादा प्रभाव अपने इलाकों में नहीं है, जातियों में नहीं है, बस वो संकेतों के तौर पर वहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर उमा भारती जैसी बड़े नेता को केंद्रीय नेतृत्व किनारे कर देता है और अभी भी भविष्य में कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है कि वो कैबिनेट में शामिल हो जाएंगी, ऐसा कोई संकेत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उमा जी क्या करेंगी? क्योंकि अगर वो शराबबंदी की मांग उठा रही है मध्य प्रदेश में कि शराबबंदी होना चाहिए और सरकार कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसे कैसे समझें? देखिए एक बात उमा भारती के संदर्भ में आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात है उमा भारती के पद की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। उमा भारती मध्य प्रदेश भाजपा की एक ऐसी नेता है जो एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के बाद में तीसरे नंबर पर आती थी। अगर आज उमा भारती को असम तेलंगाना में जाकर खड़ा कर दिया जाए तो उनके पर्चा को देने की किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग उनको भगवा उनके आंदोलन का कारण उनको जानते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी बात है किसी का पद पर होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है उसके, लेकिन उसके बारे में लोगों की राय क्या है, पहचान क्या है। एक उदाहरण देना चाहूंगा, 70-72 साल की उम्र में श्यामाचरण शुक्ला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। पीवी नरसिम्हा राव जब जीवन के अपने रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे थे तब देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो राजनीति में कब कल क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। क्या आप जानते थे, मनु जी या राइस जानते थे बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने के? नहीं। सबसे बड़ी बात है कल क्या समीकरण पैदा होते, लेकिन उमा भारती अपनी उपयोगिता दोनों चीजों में, वो उनका एक वोट बैंक है, राइस जी ने बिल्कुल सही कहा, एक समीकरण पर काम करती है, उनके फॉलोवर्स हैं। दूसरी बड़ी बात है वो देश का पहचाना हुआ चेहरा है। लेकिन कहते हैं ना काल पर किसी का बस नहीं होता, काल का जो क्रिया है, काल का जो चाल है उस पर बस नहीं होता है। तो मुझे लगता है काल की चाल में उमा भारती फंसी, लेकिन उमा भारती है, मान के चलिए कितने मतलब ये बात है उमा भारती हैं और कब उमा भारती क्या संकेत दें इसका कहा नहीं जा सकता। आप उन्हें अगर स्वीकार करें तो उनकी एक अलग स्थिति है और नहीं स्वीकार करें तो उनकी एक अलग स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा शिवरनाथ पटेरिया साहब का, शुक्रिया करूंगा राजेश जी का जो इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन परिणाम तय करेंगे कि किसके क्या संकेत हैं और इन संकेतों के बीच में जो भी संकेत आएंगे उसके एक अलग संकेत दिल्ली तक पहुंचेंगे। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।